राम राम। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये काम क्या करता होगा। तो सबसे पहले इसके नाम से स्पष्ट है कि ट्रांसफर करता है। अब क्या ट्रांसफर करता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणामित। परिणामित एक तरह से कह सकते हैं हम ट्रांसफार्मर को कि इलेक्ट्रिकल का कर्ता धर्ता यही है। मतलब हर जगह इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर का काम है। ट्रांसफार्मर के बिना इलेक्ट्रिकल अधूरा है या इलेक्ट्रिशियन अधूरा है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है और काम क्या करता है। यह क्या करता है? ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है? विद्युत ऊर्जा को। विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब होता है ट्रांसफर करना। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? स्थानांतरित करता है। ट्रांसफार्मर को तो लगभग सब लोग ही देखे होंगे। ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर एक जगह स्थिर रहता है। इसे इसमें कोई घूमने वाला भाग ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यह हम बोल सकते हैं कि यह एक स्थैतिक युक्ति है। यह एक स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक का मतलब होता है स्थिर, जो एक जगह पड़ा रहे। यह एक स्थैतिक युक्ति। युक्ति का मतलब तो आपको पता है कि तरीका है। अब एक जगह स्थिर रहता है, कोई इसमें घूमने वाला भाग नहीं होता है। जब घूमने वाला भाग नहीं होता है तो घर्षण हानि क्या होती है? शून्य होती है। घर्षण हानि क्या होती है? इसमें शून्य होती है। घर्षण हानि शून्य होती है। जिसमें भी घर्षण हानियां शून्य होती हैं या घर्षण हानियां कम से कम होती हैं, उनकी दक्षता अधिक होती है। तो इसकी दक्षता क्या होती है? दक्षता का मतलब होता है क्षमता। कितना होती है? 95 से 98%। ठीक है। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां किया जाता है? पारेषण लाइन में। पारेषण लाइन में उपयोग किया जाता है। पारेषण लाइन में वोल्टेज को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किसको घटाता है और किसको बढ़ाता है? करंट को, वोल्टेज को, पावर को, आवृत्ति को। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। इसका उपयोग पारेषण लाइन में किया जाता है। पारेषण लाइन में हम लोग जैसे 11 केवी को एग्जाम्पल के लिए 265 केवी में चेंज किए। ध्यान समझिएगा इसको। तो 11 केवी को हम जो 265 में चेंज किए, यानी वोल्टेज को हम क्या किए? अप किए, बढ़ा दिए, अप किए। इसको स्टेप अप बोलते हैं, स्टेप डाउन भी बोलते हैं। मतलब वोल्टेज को जब हम बढ़ा दिए तो पावर लॉसेस, यदि वोल्टेज को बढ़ाए तो पावर लॉसेस ज्यादा होना चाहिए।
P बराबर I²R। इसमें क्या बढ़ रहा है? करंट बढ़ रही है। ठीक है। और क्या होता है, एक हम देखेंगे हैं कि जब हम करंट बढ़ती है तो वोल्टेज क्या होता है? कम होता है। तो पावर लॉस को कम करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एक चीज और देखे होंगे कि वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट कम हो रही है, तो आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ होता है? तो ऐसा होता है वी आई। ये देखे होंगे आप कि यहाँ तो समझ में आया होगा कि करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है और वोल्टेज, यदि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, वोल्टेज घटेगा। ये हमेशा ओम के नियम में होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देखिए कि ओम का नियम हमेशा डीसी पर लागू होता है और ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है। तो इस चीज को एक और लिख लीजिएगा कि यह क्या क्या काम करता है? एसी पर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर काम करता है। इतना चीजें क्लियर है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, क्या ट्रांसफर करता है, कौन सी युक्ति है, घूमने वाला भाग है, इसमें घूमने वाला भाग होते हैं या नहीं होते हैं, घर्षण हानियां कितनी होती हैं। एक पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में की दक्षता कितनी होती है, तो 95 से 98%। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आइडियल होती है। दुनिया में कोई भी चीज आदर्श नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें कमी होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 95 से 98%। पारेषण लाइन में क्या आता है? P बराबर I²R। इसमें धारा बढ़ रही है तो वोल्टेज कम हो रहा है, इसमें पावर लॉसेस को हम लोग बचा सकते हैं, यहाँ से यहाँ 98% बचा सकते हैं पावर लॉसेस को। ये किस पे काम करता है? एसी पर काम करता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं कि कहाँ क्या चीजें हो रही हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना में। ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसे होता है, पहले उसकी संरचना करेंगे, फिर उसके बाद सिंबल। ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो सोर्स से जुड़ा होता है। सोर्स का मतलब होता है स्रोत। यहाँ पे एसी पे काम करता है, एसी लगा देते हैं, इसका सोर्स क्या है? स्रोत। ये आपका कंटेनर है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको बोलते हैं एनपी। और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है? लोड के साथ जुड़ा होता है। हम लोग इसको यहाँ पे लोड रहेगा, लोड के साथ जुड़ा रहता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। ये हो गया लेमिनेटेड कोर।
प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, एनपी से प्रदर्शित करते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग को एनएस से। यह है ट्रांसफार्मर की संरचना। एक ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसे भी होता है। एग्जाम में सिंबल में इस तरह से आ सकता है। तो यह हो गया एनपी। एनपी हमेशा किससे जुड़ा होता है, सोर्स से। आप लोगों को ध्यान रखना है, एनपी सोर्स से जुड़ा होता है, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग सोर्स से जुड़ा होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से जुड़ा होता है। इसको कोर बोलते हैं हम लोग, कोर, लेमिनेटेड कोर। तो ट्रांसफार्मर में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये चीज हम लोग देखेंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहले ट्रांसफार्मर में किन किन चीजों के, इसमें क्या 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 है। वाइंडिंग है, वाइंडिंग दिख रहा है, लेमिनेटेड कोर दिख रहा है, लेमिनेटेड कोर दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, वाइंडिंग हो गया, कंटेनर दिख रहा है, ये वाला भाग, वाइंडिंग लेमिनेटेड कोर हो गया, कंटेनर हो गया, और क्या हो गया, टर्मिनल। टर्मिनल इस चीज को हम लोग समझेंगे। यह हो गया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, यह हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। सबसे पहले इस चीज को हम समझेंगे कि ये कैसे जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ट्रांसफार्मर की संरचना है, यदि हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पे तो खाली है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो जो ये वाइंडिंग होती हैं वैद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती हैं, मतलब विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती हैं। ये कैसे जुड़ी होती हैं हम बताते हैं। जब इसमें करंट को फ्लो किया जाता है, जब इसमें करंट को फ्लो किया जाता है तो क्या होता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले यह कैसे जुड़ी होती हैं, यह वैद्युतिक रूप से नहीं जुड़ी होती है बल्कि मैग्नेटिक या चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। यह चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। यह वैद्युतिक रूप से नहीं जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से
या वैद्युतिक रूप से नहीं जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से। आप लोग देखिए, जब इसमें हम करंट को फ्लो करते हैं, करंट यहां से बह रहा है, यह हमारा स्रोत एनपी, करंट इसमें बह रहा है, तो करंट यहां तक आया, इसके बाद यहां से गैप है, तो करंट यहां से प्रवाहित इसमें नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या करेंगे हम, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे जो ये होता है, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी एक के कारण दूसरे पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब होता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व, जब उसी में धारा प्रवाहित हो रही है और उसी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो उसे हम बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। और जब किसी और कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही हो और उसके कारण दूसरे में विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा हो या उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस या सह प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये चीजें क्लियर हैं। तो ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? एक चीज देखिए, ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस लिखना है। जैसे इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है, लेकिन दोनों के बीच में क्या होता है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि खुला परिपथ है, और खुला परिपथ में आप लोग जानते ही हैं, जब खुला है तो उसमें प्रतिरोध का मान अनंत होगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग में एनपी हम लिख देते हैं यहाँ पे, एनपी का मतलब होता है प्राइमरी वाइंडिंग में, एन मतलब नंबर, प्राइमरी वाइंडिंग में कुंडलियों की संख्या, मतलब टर्न, जो लपेटे हैं ऐसे, ये हैं आपके लपेटे। एनपी मतलब नंबर ऑफ टर्न, टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, इन पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू मतलब प्राइमरी वाइंडिंग। एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न इन, एसडब्ल्यू का मतलब होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। इतना चीजें क्लियर है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं स्रोत, यहाँ लेमिनेटेड कोर होती है, इस वाले भाग को कंटेनर बोलते हैं, इसको लोड बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग एक चीज देखते हैं, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को ट्रांसफार्मर करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है। वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप करेगा, स्टेप अप करेगा और स्टेप डाउन करेगा। ये तो ट्रांसफार्मर का काम है कि यार वो ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर में वोल्टेज को घटाएगा बढ़ाएगा, जैसे जरूरत होगी वैसे हमको देगा। तो स्टेप अप में क्या होता है, इसके इससे पता लगाइए, अप मतलब होता है ऊपर, ऊपर मतलब बढ़ा दिया वोल्टेज को, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। कहने का मतलब यह है कि मान लो 11 केवी हमको चाहिए, 11 केवी, और हमको 11 केवी यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, हमको 66 केवी चाहिए, तो यहाँ से दिया,
स्टेप डाउन इसका जस्ट उल्टा कर दिया। 66 kV है हमारे पास, 11 kV हम लोग चाहिए, तो यह हो गया स्टेप अप स्टेप डाउन, समझाने के लिए था। बाकी इसमें टर्न क्या होता है, टर्न का मतलब होता है लपेटा। लपेटा मतलब कुंडलियां जो ये हैं उसमें ताल लपेटे होते हैं। लपेटा का मतलब होता है जो ताल लपेटे होते हैं उसको हम लपेटा बोलते हैं। उसको कुंडलिया भी बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न इंग्लिश में बोलते हैं। तो स्टेप अप में क्या होता है, देखो जैसे ये हो गया, इसको ऐसे लपेटा भी बोल सकते हैं, लपेटा है, यहां लपेटा है, ठीक है। ये हो गया बीच में कोरिया, बढ़ा दिया लपेटा, यानी कम से ज्यादा में। पहले वाले को बोलेंगे एनपी, दूसरे वाले को बोलेंगे एनएस। एनपी एनएस अब बार बार हम बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइमरी बाइंडिंग होती है सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, क्योंकि मैं बता दिया हूं और लिख भी दिया हूं। एनपी होता है मतलब कम लपेटे इसमें ज्यादा लपेटे। तो जब, ठीक है, तो लपेटा इसमें क्या किसमें ज्यादा है, एनएस में। एनएस ये बड़ा का चिन्ह है, एनपी। जब सेकेंडरी बाइंडिंग प्राइमरी बाइंडिंग से ज्यादा होता है, जब सेकेंडरी बाइंडिंग प्राइमरी बाइंडिंग से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको स्टेप अप बोलते हैं, मतलब वोल्टेज को हम बढ़ा दिए। स्टेप डाउन क्या होता है, देखो यहां पे मेरे पास कुंडलियां ज्यादा हैं और हमको क्या करना है, कम चाहिए। ये लिख सकते हैं एनपी है, यस है। बाकी सोर्स होता है, ऐसी सप्लाई दी जाती है, ये सब चीजें भी लिखना होता है, तो एक बार मैं लिख चुका हूं, बस ये समझाने के लिए था आपको। तो इसमें क्या होता है, स्टेप डाउन में एनपी क्या होता है, एनएस से। अभी स्टेप डाउन स्टेप अप का उपयोग भी बताऊंगा, डेल्टा डेल्टा में स्टार स्टार में क्या उपयोग किया जाता है। कितना चीजें क्लियर है आप लोगों को कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर में अभी बहुत सारी चीजें हमको पढ़ना है। एक चीज और है कि इसका जो प्रतिरोध होता है, इसमें करंट बह रही है, करंट जब ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, और दोनों वाइंडिंग के बीच होता है प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। अनंत इसलिए होता है क्योंकि यहाँ करंट फ्लो नहीं होती, ये कैसे जुड़ी होती है, मैग्नेटिक चुंबकीय रूप से। मैं लिखवाया था उसके जस्ट पहले कि विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है। चुंबकीय का मतलब होता है कि यहाँ करंट फ्लो किया तो इसको चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। अब हम चलते हैं आगे। सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, तो जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके कारण दूसरे में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। अब शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं टीएफ, टीएफ को हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरकत्व,
ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरकत्व को हम लोग कहीं कहीं सह प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हुआ, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये चीजें क्लियर हो गई कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरकत्व तो ये होता है कि आपको बता चुके हैं कि करंट एक में फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण दूसरे में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मतलब एक के कारण दूसरे में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। और स्व प्रेरकत्व क्या होता है, उसी में करंट फ्लो होता है और उसी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। हम एक चीज आपको देखते हैं, देखिए ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर दोनों में कुछ समानता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, सबसे पहले वोल्टेज को, एक एनसीएल के एग्जाम में आया था क्वेश्चन 2000 जो इसके पहले हुआ था इलेक्ट्रीशियन का, कि ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है, वोल्टेज को, पावर को, फ्रीक्वेंसी को, और भी ऑप्शन थे इसमें। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप स्टेप डाउन किसका होता है, वोल्टेज का होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या क्या कर सकता है, वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को भी बढ़ा सकता है। और हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन था क्वेश्चन, उसमें कंफ्यूज ये किया था कि वोल्टेज और करंट दोनों था। तो आप लोगों को करंट नहीं करना है, वोल्टेज को घटाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन पढ़ रहे हैं, इसमें वोल्टेज को घटाया जाता है और बढ़ाया जाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ठीक है, करंट को, और इसमें क्या होता है, पी मतलब पावर, एंड एफ, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। आपको पता है कि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ये क्या होते हैं, नियत। नियत का मतलब होता है कि कोई चेंज नहीं, सेम। जबकि एम्पलीफायर क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है। एम्पलीफायर ऐसा ये वो चीज होता है जो आयाम को बढ़ा देता है। हम लोग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर जो होते हैं, तो वो क्या होता है, आयाम को बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, हमारी आवाज जो है वो 5 लोगों तक पहुंच रही है, हमको अपनी आवाज 500 लोगों तक पहुंचानी है, तो एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। तो ये वोल्टेज को भी बढ़ाता है, करंट को भी बढ़ाता है, पी और एफ को भी बढ़ाता है। ये दोनों, इन दोनों में समानता थी। कुल मिला के बोल सकते हैं कि दोनों साड़ू भाई हैं, जो कुछ चीजें सेम हैं, कुछ चीजें अलग है। तो ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर चीजें समझ में आ गई। ट्रांसफार्मर क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, ये चीजें क्लियर है।